सभी को नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत राग दरबारी कानड़ा का परिचय और राग दरबारी कानड़ा के बारे में जानेंगे। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं राग दरबारी कानड़ा की मुख्य विशेषताएं और राग दरबारी कानड़ा का स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले हमारे विद्वानों ने राग चंद्रिका सार में राग दरबारी कानड़ा के बारे में लिखा है। मृदु ग नी शुद्ध ऋषभ बक्रही सब स्वर लाग रे प बादी संवादी ते कहत कानड़ा राग। अर्थात जिस राग के अंतर्गत गांधार ध्वैवत और निषाद स्वर मृदु यानी कोमल प्रयुक्त होते हों, शुद्ध ऋषभ और ऋषभ का प्रयोग रे का प्रयोग शुद्ध होता हो, बक्रही सब स्वर लाग और सारे स्वरों का जो प्रयोग होता है वो वक्र रूप से उनका प्रयोग हो। रेपा बादी संवादिते, उस रागी के अंतर्गत वादी स्वर ऋषभ हो और संवादी स्वर पंचम हो तो कहत कानड़ा राग, हम उस राग को कानड़ा राग की श्रेणी में रखते हैं और कानड़ा राग में हम इसको मानते हैं। अगर हम देखा जाए तो कानड़ा अंग के 18 प्रकार हैं और उन्हीं 18 प्रकारों में से एक प्रकार माना जाता है दरबारी कानड़ा। तो आज हम दरबारी कानड़ा राग का परिचय और विशेषताओं के बारे में बातें कर रहे हैं। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किसी न किसी राग की उत्पत्ति किसी न किसी थाट से मानी गई है। तो ठीक उसी प्रकार राग दरबारी कानड़ा की उत्पत्ति भी हमारे आसावरी थाट से मानी गई है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वैसे 10 थाट माने गए हैं और उन्हीं 10 थाटों के अंतर्गत हमारा थाट आसावरी भी आता है। तो राग दरबारी कानड़ा के अंतर्गत गांधार ध्वैवत और निषाद स्वर सदैव कोमल लगते हैं। जाति वक्र संपूर्ण है। वक्र यानी कि स्वरों का जो चलन है वो वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए चलन कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा वक्र है और संपूर्ण। जिस राग के अंतर्गत अगर आरोह में 5 स्वरों का प्रयोग हम करते हैं, अगर आरोह में 5 स्वरों का हम प्रयोग करते हैं तो उसकी जाति औडव मानी जाती है। अगर 6 स्वरों का हम प्रयोग करें तो उसे साडव मानी जाती है और अगर 7 स्वरों का प्रयोग करें तो उसे हम संपूर्ण जाति का राग मानते हैं। तो 5 स्वरों का औडव, 6 स्वरों का साडव और 7 स्वरों का संपूर्ण। तो हमारे इस राग में 7 स्वरों का प्रयोग तो हो रहा है लेकिन वो वक्र प्रयोग हो रहा है। वो किस तरह से हो रहा है उसको हम अभी आरोह अवरोह में गाकर सुनेंगे, गाकर देखेंगे। और जब हम गायन और वादन की इसकी बात करते हैं तो यह राग मध्य रात्रि में गाया बजाया जाता है और इसका जो वादी स्वर है वो ऋषभ है और संवादी स्वर पंचम माना गया है। अब मुख्य विशेषता यह है, स्वर तो वही होते हैं हर राग में लेकिन उनका गाने का अंदाज, हर राग के स्वर तो हमारे सा रे गा मा पा धा नी सा ही हैं लेकिन उनका चलन, स्वरों पर ठहराव और उनका स्वरूप, हर राग की अपनी अपनी निजी विशेषताएं हैं। तो इस राग की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो यह है कि आरोह में सा रे ग, लेकिन जो गांधार का प्रयोग होता है वो अति कोमल प्रयोग किया जाता है और वो भी मध्यम के कण के को स्पर्श करते हुए हम गांधार पर आते हैं। और जब हम ध्वैवत को प्रयुक्त करते हैं तो निषाद स्वर को कर्ण स्वर के रूप में उसको छूते हुए फिर हम ध्वैवत पर आते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके
आरोह और अवरोह। सा रे गा मा रे सा, मा पा धा नी सा, सा धा नी प ग म रे सा। इसकी पकड़ देखते हैं। सा रे गा मा रे सा, ध नी रे सा। प्राचीन ग्रंथकारों में जब हम देखें या प्राचीन ग्रंथकारों की हम जब बात करें तो भाव भट्ट जी के अतिरिक्त किसी भी शास्त्रकार ने दरबारी कानड़ा का उल्लेख अपने ग्रंथों में नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया है? क्योंकि भाव भट्ट जी शाहजहाँ के समकालीन थे और शाहजहाँ जी मध्यकालीन दरबारी मध्यकालीन राजा रहे हैं। मुग़ल काल में शाहजहाँ, जिसको भारतीय संगीत का स्वर्णिम काल भी हम कहते हैं, तो उन्हीं के समय में भाव भट्ट जी थे और उस समय शुद्ध कर्नाट यानी शुद्ध कानड़ा से वह दरबारी कानड़ा समझ में आता था। जब हम अन्य संस्कृत ग्रंथों में कर्नाट राग का भी उल्लेख मिलता है और हम देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इसका बिगड़ता बिगड़ता स्वरूप फिर कानड़ा हो गया। अब सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि किस समय से दरबारी जोड़ा गया। कानड़ा तो ठीक है समझ में आता है, लेकिन दरबारी शब्द कब जोड़ा गया? तो इस शब्द में स्पष्ट है कि यह शब्द मध्यकाल में है, मध्यकाल का शब्द है। मध्यकाल में राजा महाराजाओं का दरबार होता था और उनके दरबार में अपना गायन प्रस्तुत होता था। तो यह शब्द दरबार का मध्यकालीन से आया है। कहा जाता है कि तानसेन जी ने अकबर के सम्मुख कानड़ा राग, जिसे कि उस समय कर्नाट राग कहते थे, एक नए तरीके से गाया। यानी कि उसको गाया तो उन्होंने राग दरबारी लेकिन कानड़ा, लेकिन वो दरबार में गाया तो उन्होंने उसका नाम जोड़ के और बार बार जब वो गाते रहे तो उसका राग उन्होंने दरबारी कानड़ा उन्होंने उनको रखा और धीरे धीरे वही आगे जाके दरबारी कानड़ा के रूप में कहा जाने लग गया। अब जब हम आगे बात करते हैं तो गांधार आरोह अवरोह दोनों में और ध्वैवत केवल अवरोह में वक्र प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अभी हमने आरोह अवरोह में किया था। गांधार तो आरोह और अवरोह में वक्र प्रयोग किया जाता है और ध्वैवत केवल अवरोह में वक्र प्रयोग हम करते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो दरबारी कानड़ा का कोमल गांधार अन्य रागों के कोमल गांधारों से पृथक है। अर्थात पहले भी बताया गया है कि इसका गांधार अति कोमल है, तो और दूसरी ओर यह आंदोलित होता रहता है। आंदोलित कैसे होता है वो मैं आपको इसी लेसन में आपको बताऊंगा। और आंदोलन ऋषभ की सहायता से हम इसे करते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या हो गई कि एक तो दरबारी का कोमल तो गांधार और ऋषभ का साथ में अति कोमल गांधार का हम प्रयुक्त करते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि उसका गांधार कैसे हम प्रयुक्त करते हैं। सा रे गा
अब इसमें मध्यम का कण कैसे लगाएंगे? सा रे गा। अब गांधार को वक्र कैसे लेंगे आरोह में? गा मा रे सा। कानड़ा के 18 प्रकार माने जाते हैं। उनमें नायकी कानड़ा, सूहा, सोहुराई, अडाना, सहाना इत्यादि और भी कई प्रकार हैं। इनका आधार राग दरबारी कानड़ा ही माना जाता है, जिसमें कि जो कानड़ा अंग है वो हमारा गामा रेसा तथा धनीपा कानड़ा अंग हम जिनको मानते हैं। कौन से? गामा रे सा, धा नी पा। और ध्ववत को भी हम वक्र प्रयोग करते हैं। कैसे? साधा नी पा। सा से हम ध्ववत पर आए, फिर नी पे जाके फिर पंचम पे आए हैं, तो हमने ध्ववत का प्रयोग वक्र किया है। फिर देखते हैं साधा नी पा मा पा गा मा रे सा। इस राग का चलन तीनों सप्तकों में होता है, लेकिन यह राग अधिकतर मंद्र और मध्य सप्तक में गाया बजाया जाता है और अधिक उसमें सुंदर लगता है। किंतु जब बात करते हैं तो मंद्र सप्तक में यह विशेष रूप से खिलता है। यह राग पुरुष रागों के लिए अधिक उपयुक्त है। इसे मर्दाना राग कहते हैं। मर्दाना राग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक गंभीर प्रकृति का राग है और इसके स्वरों का जो लगाव है, स्वरों का जो चलन है, वह भी एक तो ऋषभ के साथ में अति कोमल गांधार का प्रयुक्त होता है और वो भी आंदोलित होता रहता है। और जो कि हम अभी जब हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे तो उसमें कैसे हम इसके गांधार को आंदोलित करते हैं, कैसे हम उसके ध्ववत को आंदोलित करते हैं, कैसे कर्ण स्वर लगाते हैं और बंदिश में उनको हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। अभी हम केवल जान रहे हैं कि राग दरबारी कानड़ा की मुख्य मुख्य विशेषताएं। तो यह आलाप प्रधान राग है। यह विलंबित आलाप प्रधान से हम इसको कह सकते हैं कि इसमें विलंबित बड़ा ख्याल अधिक उपयुक्त है, क्योंकि गंभीर प्रकृति का राग है। जब गंभीर प्रकृति का राग है तो हम इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल और गंभीरता लिए हुए हैं तो वो प्रस्तुत करते हैं। गांधार और ध्ववत वक्र होने के कारण इसमें ध्ववत, निषाद, पंचम और गामा रेसा स्वरों की संगति अधिक दिखाई देती है। अब न्यास के स्वर, न्यास यानी कि जिन स्वरों पे अत्यधिक ठहराव किया जाता है, तो षडज, ऋषभ और पंचम, ये तीन ऐसे स्वर हैं जिन पे हम इस राग में अत्यधिक ठहराव करते हैं। संप्रकृतिक राग यानी कि इसी की प्रकृति का और जो राग है वह हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आता है अडाना राग। तो ये तो हुई राग दरबारी कानड़ा की मुख्य विशेषताएं, मुख्य बातें। अब हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे राग दरबारी कानड़ा को अडाना से कैसे अलग करना है, बाकी और अन्य रागों से राग दरबारी कानड़ा कैसे भिन्न बनता है, और जो राग दरबारी कानड़ा की मुख्य विशेषता है अति कोमल गांधार, वो भी आंदोलित होता हुआ मध्यम के साथ में कर्ण लेते हुए गांधार का प्रयोग, और
निषाद के साथ में ध्वैवत का आंदोलित प्रयोग वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे और उसी लेसन में हम इसकी बंदिश भी जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।